Welcome back to all. So today's lecture on quantum mechanics, lecture number 17. Okay. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देख लिया था कि क्लासिकल अलाउड रीजन कौन सा होता है, और जो क्लासिकल अलाउड रीजन होगा वहां पे जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा. ठीक है. क्लासिकल फॉरबिडन रीजन कौन सा होता है, ऐसा रीजन जहां पे तुम्हारे पास में जो टोटल एनर्जी है वो लेस देन वी होता है. कहने का मतलब टी जो है काइनेटिक एनर्जी वो लेस देन जीरो है, वो होगा तुम्हारे पास में क्लासिकल फॉरबिडन रीजन. और वहां पे वेव फंक्शन हमेशा नॉन ऑसिलेटरी होगा. ठीक है. कहने का मतलब वो ऑसिलेट नहीं करेगा, आयोटा का टर्म उसमें नहीं आएगा. ये सब चीजें अपन ने देख लिया था. ठीक है. और क्या चल रहा था लास्ट लेक्चर के अंदर, यही देखा था अपन ने. चलो ठीक है. आज अपन देखेंगे बाउंड एंड अनबाउंड स्टेट कौन सी होती है. ठीक है ना. बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे, नोड क्या होता है. ठीक है. उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, जिसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, एक सिमेट्री और एक होता है तुम्हारे पास में अनसिमेट्री. तो अपन अनसिमेट्री वाला जो पोटेंशियल वेल है वो पढ़ेंगे. ओके. आज से जो अपना पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो रही है ना. होपफुली एक दिन के अंदर एक पोटेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी. वन डायमेंशन जो बॉक्स है ये थोड़ा लेंथी है, तो इसको दो लेक्चर लग सकते हैं. बाकी एक लेक्चर के अंदर एक तुम्हारी पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी. जैसे दो लेक्चर में तुम्हारी 1D बॉक्स खत्म हो गया. ओके. उसके बाद में एक लेक्चर में पोटेंशियल स्टेप खत्म हो जाएगा. एक लेक्चर में तुम्हारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल खत्म हो जाएगा. एक लेक्चर के अंदर, दो लेक्चर के अंदर डिराक डेल्टा पोटेंशियल खत्म होगा. ठीक है. ऐसे करके तुम्हारी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है ये मान के चलो 10 अक्टूबर तक तुम्हारे हार्मोनिक ऑसिलेटर भी फिनिश हो लेगा. ठीक है ना. उसके बाद में तुम्हारा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बचेगा. फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम को छोड़ के, फॉर एग्जांपल अपन हाइड्रोजन एटम देख लेंगे. ठीक है. इसके अलावा WKB अप्रोक्सीमेशन, वेरिएशनल मेथड, ठीक है, परटर्ब्यूशन थ्योरी, जिसमें टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट दोनों पढ़ेंगे. ओके. उसके बाद में अपन देखेंगे परटर्ब्यूशन थ्योरी के बाद में अपन देखने वाले हैं स्कैटरिंग थ्योरी. ठीक है. स्कैटरिंग थ्योरी के बाद में अपन एक टॉपिक और देखेंगे, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स. तो ऐसा करके तुम्हारा जो टोटल क्वांटम मैकेनिक्स है ये पूरा सिलेबस अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो चलो अपन प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते हैं, फिर अपन आगे जो है आज स्टार्ट करते हैं बाउंड और अनबाउंड स्टेट. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था सॉल्यूशन 2. 1 भी करवा रहा हूं अभी मैं, पहले 2 की देख लो, है ना. देखो क्या है क्वेश्चन. द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिटन एज. अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैट साई की फॉर्म में लिख सकता हूं. आसान करना, थोड़ी से सोल्व करना थोड़ा सा आसान होता है इसके अंदर, है ना. ये लिख लो 1/√7 की पावर n phi nx phi n. ठीक है. कोई दिक्कत थोड़ी है. देखो TFR के अंदर पूछा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है. चलो अपनों क्या बोल रहा है, phi nx आर नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन. ये नॉर्मलाइज दे रखा है, ये थोड़ी दे रखा है. इसको नॉर्मलाइज करेंगे अपन. आगे क्या बोल रहा है, ऑफ ए गिवन हैमिल्टोनियन द वैल्यू ऑफ n इज, है ना. अपने को n निकालना है. द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड एज. नॉर्मलाइज दे रखा है, इसका मतलब क्या है, दे रखा है अपने को psi इज इक्वल टू 1 दे रखा है क्या. ठीक है. ब्रा साइन लो इसका, फिर इधर से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मोड n स्क्वायर n बराबर 0 टू इनफाइनाइट. ये क्या हो जाएगा 1/√7 की पावर n 2n हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा 2n हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा phi n ये हो जाएगा. दिस इज 1. नॉर्मलाइज्ड बोल रहा है ये, तो नॉर्मलाइज्ड है. देखो बोल रहा है साफ साफ, यदि phi nx नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन. ठीक है. ये नॉर्मलाइज्ड है बिकॉज नॉर्मलाइज्ड, ये क्या है अपने पास नॉर्मलाइज्ड. तो क्या हो जाएगा, अच्छा इज इक्वल टू 1 कर दे. यहां से मैंने वैल्यू रखी है, 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा मोड n स्क्वायर. इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, देखो n बराबर 0 रखो. 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस 1/√7 की पावर स्क्वायर प्लस 1/√7 n बराबर 2 रखेंगे तो 4 प्लस इज इक्वल टू 1. ठीक है. ये क्या बन गई तुम्हारे पास में, लिखो दिस इज जीपी. दिस इज जीपी, गुणोत्तर श्रेणी है ये, है ना. गुणोत्तर श्रेणी जीपी. ठीक है ना. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू फॉर nth स्टेट. ठीक है ना. n स्टेप के लिए इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r. ठीक है. a क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म पहले बता चुका मैं. r क्या होता है, ये डिवाइडेड बाय ये, या ये डिवाइडेड बाय ये, या ये डिवाइडेड बाय ये. ठीक है. सेम आएगा वो. ठीक है. तो देखो मोड n स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1/1 - r की वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय ये, या फिर ये डिवाइडेड बाय ये, क्या आएगा 1/√7 का स्क्वायर करेंगे तो
1/7, यही तो आएगा तुम्हारे पास में, इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। मोड n स्क्वायर, देखो यहाँ पे 7 एलसीएम आएगा। ठीक है, 7 माइनस 1 6, 6/7 इज इक्वल टू 1, 7 ऊपर चला जाएगा। मोड n स्क्वायर 7/6 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू अनरूट में 6/7, अनरूट में 6/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और ये तो कहां से क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन फॉर, कहां से क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से है ना, तो वहां से एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कोई भी एग्जाम के अंदर, नोट कर लो इसको। चलो हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, ये सेकंड था, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, ये बोल रहा है साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन 1 माइनस कोस, है ना, ए 1 माइनस कोस पाई एक्स बाई ए। ओके, ये है अपने पास में, ये बोल रहा है माइनस ए से प्लस ए, जीरो अदरवाइज, अदरवाइज क्या है तुम्हारे पास में, जीरो। ओके, आगे क्या है, क्लासिकली अलाउड रीजन इज, क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, तो देखो साई एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, ए 1 माइनस कोस थीटा, क्या होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, 2 इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है पाई एक्स बाई ए, और यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2a, क्योंकि 2 थीटा आता है ना तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, x साई x। ठीक है, x बराबर 0 रखो, ये आ जाएगा। अपने को क्या दे रखा है रीजन, माइनस ए से प्लस ए, मान लो ये माइनस ए है, ये प्लस ए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं x बराबर, देखो a रखोगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 स्क्वायर करोगे तो 1, तो 2a आ जाएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में ऐसे आ गया, दिस इज 2a। ओके, ऐसे जब माइनस ए रखोगे तुम्हारे पास में, देखो माइनस ए रखोगे तो ए से कैंसिल, माइनस पाई बाई 2, माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो प्लस 1, वही 2a आएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा, दिस इज 2a। ठीक है, ये तुम्हारे पास आई एक्स का, लिखो 4 क्लासिकली अलाउड रीजन, 4 क्लासिकली अलाउड रीजन। क्या होता है क्लासिकली अलाउड रीजन के अंदर, इफ साई एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन साई डबल डैश क्या होना चाहिए, लेस देन 0, या फिर और साई एक्स इज लेस देन 0, साई डबल डैश ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए तुम्हारे पास में। यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, साई एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो साई डबल डैश क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 2a, यहीं से कर देते हैं ना, इसका डिफरेंशिएट यहां से कर देते हैं, a 1 का 0, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई ए इंटू पाई बाई ए। दोबारा करते हैं इसका, तो a पाई अपॉन ए का स्क्वायर कोस पाई एक्स बाई ए। ठीक है, डबल डैश, सॉरी ये डैश हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना भाई इसको, ये डबल डैश है तुम्हारे पास में, a पाई अपॉन ए का स्क्वायर। ओके, ग्राफ ड्रॉ कर लो, x साई डबल डैश, देखो x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे साई डबल डैश ये रहा, 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा तुम्हारे पास में। यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास 1 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास a पाई अपॉन ए का स्क्वायर,
ये 1 हो जाएगा और 1 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारे पास x बराबर 0 पे। आगे देखो x बराबर a/2 रखो, a/2 रखोगे तो 0 आएगा क्या? कहने का मतलब ये a/2 मान लो और ये तुम्हारे पास में a मान लो, कोई दिक्कत? माइनस a/2 माइनस a, अपने को माइनस से प्लस ही जाना है ओनली, ठीक है। देखो a/2 रखेंगे तो ये 0 आएगा क्या? जब 0 आएगा तुम्हारे पास में π/2 पे 0, a/2 पे 0, माइनस a/2 रखोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 0। आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं? a रखना है ना अपने, तो a तक जाना है, a रखो, a से कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1, ठीक है। -1 मतलब माइनस ये, कहने का मतलब ये मान लो तुम्हारे पास में माइनस a पाई अपॉन a का स्क्वायर है, ठीक है। तो कैसे जाएगा तुम्हारे पास? यहां तक ऐसे जाएगा, ऐसे तुम्हारे पास यहां पे होगा ना, ये ऐसे बनेगा भाई तुम्हारे पास में, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए, लिखो, सो साई डबल डैश शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहां पे है? यहां से यहां तक तो पॉजिटिव ही तो है, नेगेटिव ये रहा, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। सो देखो, सो क्लासिकल अलाउड रीजन इज, क्या होगा क्लासिकल अलाउड रीजन? x की वैल्यू -a टू -a/2 एंड x की वैल्यू a/2 से a, दिस इज क्लासिकल अलाउड रीजन। ये तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं था, दैट मींस नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, है ना, नन ऑफ दीज। कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था, साई जो दे रखा है उसका ग्राफ बनाओ, साई डबल डैश जो दे रखा है उसका ग्राफ बनाओ। साई अगर लेस देन 0 है तो साई डबल डैश ग्रेटर देन 0 वाला रीजन जो होगा क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। साई अगर ग्रेटर देन 0 है, साई डबल डैश लेस देन 0 वाला जो ग्राफ है वो क्लासिकली अलाउड रीजन होगा, ठीक है। ग्राफ थ्योरी तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी है, ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है, ये तुम्हें आनी चाहिए। चलो नोट कर लो इसको। हो गया, आगे चलते हैं ना। हो गया भाई, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बाउंड्री कंडीशन। एग्जाम में भले ही इससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर आप इनको नहीं सीखते हो तो आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इनकी बाउंड्री कंडीशन को समझ भी लेना और तुम्हें याद भी रखना है ना। इसको जो तुम्हारे पास में है ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। तो लिखो इसके अंदर, लिखो केस फर्स्ट, है ना। 3 केस देखेंगे अपन, 3 बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। लिखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? लिखो इफ Vx इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इफ
potential Vx is finite discontinuity. Okay, at x बराबर at x बराबर x1, at that point wave function लिखो, at that point wave function should be continuous and differentiable. Should be continuous and differentiable. Should be continuous and differentiable. ठीक है, डिफरेंशिएबल. ओके, तो लिख लो यहां पे. फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना भैया ना. ऐसा है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास. ओके, तो यहां पे ये V नोट है, पोटेंशियल है तुम्हारे पास. यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, यहां पे तुम्हारे पास x है, और ये क्या है तुम्हारे पास में Vx है. ठीक है, तो यहां पे जब तुम ध्यान से देखोगे, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x बराबर x1. ये पॉइंट क्या है आपके पास में, x बराबर x1. देखो, ये रीजन फर्स्ट रीजन है, ये रीजन सेकंड रीजन है. ठीक है, यहां पे वेव फंक्शन में साई फर्स्ट साई सेकंड. ध्यान से देखो, लिखो एट x बराबर x1, एट x बराबर x1, x बराबर x1. ठीक है, पोटेंशियल Vx इज डिसकंटिन्यूअस. अच्छा मुझे बताओ, इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक इनफाइनाइट है, फाइनाइट है? फाइनाइट है, तो इसको ऊपर बोलेंगे पोटेंशियल Vx इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर x1. x बराबर x1 पर क्या है तुम्हारे पास में, ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है. दिस इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस. ओके, नोट करो इसको. तो लिख लो इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी. पहली बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, एट दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब साई वेव फंक्शन, साई जो है तुम्हारे पास में फर्स्ट एट x बराबर x1 पे किसके बराबर होगा तुम्हारे पास में, साई सेकंड एट x बराबर x1 पे, उस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है ये, एंड डिफरेंशिएबल. उसका डिफरेंशिएबल भी क्या होगा, साई डैश फर्स्ट x बराबर x1 पे, साई डैश सेकंड x बराबर x1. ये दो तुम्हारे पास में कंडीशन होगी. लिख लो, लिख लो भाई, इसके अंदर नोट कर लो, ये याद रखना है हमेशा तुम्हारे पास में. ठीक है ना, ये अपन जब पोटेंशियल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये यूज में लेंगे अपन. ओके, बाउंड्री कंडीशन क्यों बोलते हैं इसको, बाउंड्री कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाउंड्री पे ऊपर तुम्हारे पास में वेव फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन. नोट करो, और इसके अंदर फिर लिखो केस सेकंड. केस सेकंड, हो गया. सेकंड लिखो, इफ Vx इज इनफाइनाइट, इफ Vx इज इनफाइनाइट एट x बराबर x2, देन एट दैट पॉइंट वेव फंक्शन क्या होगा, वेनिशेस होगा, जीरो होगा. एट दैट पॉइंट वेव फंक्शन इज वेनिशेस. एट दैट पॉइंट wave function is vanishes. wave function क्या होगा आपके पास में, वैनिश होगा. ठीक है, कैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास में ये है. ठीक है, ये क्या है, तुम्हारे पास में इनफाइनाइट तक जा रहा है. ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में ये पॉइंट कौन सा है,
x इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो तुम्हारे पास में कुछ भी है, मान लो 0 है, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है तुम्हारे पास में x और ये क्या है तुम्हारे पास में vx, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसके इधर वाला सारा क्या होगा तुम्हारे पास में इनफाइनाइट होगा, उधर वाला क्या होगा तुम्हारे पास में 0 होगा, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर देन सो बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट है तो एट दैट पॉइंट वेव फंक्शन वैनिशेस। तो साई कहां पे x बराबर x2 पे क्या होगा 0 होगा। वेनिश का मतलब क्या होगा तुम्हारे पास में 0 होगा। ध्यान रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट कर लो और लिखो केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है। इसको नोट करो। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इधर है ना, इधर इनफाइनाइट है, कहने का मतलब इधर तुम्हारे पास में टोटल इनफाइनाइट ही जा रहा है, इधर तुम्हारे पास 0 है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे कंप्लीट जो दीवार है वो बड़ी सीधी पूरी दीवार ऐसे की ऐसे तुम्हारे पास में, ठीक है। इधर तुम्हारे पास कोई दीवार नहीं है, इधर पोटेंशियल क्या है तुम्हारे पास 0, मतलब पार्टिकल फ्री, पार्टिकल इधर ट्रीट करेगा। नेक्स्ट लिखो केस थर्ड, लिखो if Vx is infinite, if Vx is infinite, discontinuity, infinite discontinuity at x is equal to x naught, x is equal to x naught, ठीक है ना। at that point देखो, at that point wave function should be continuous, as if wave function is continuous but not differentiable, वेव फंक्शन तो उस पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल तुम्हारे पास नहीं होगा, ओके। तो देखो तुम्हारे पास इस बार ऐसा ग्राफ है भाई, देखो इनफाइनाइट है ये, दिस इज पोटेंशियल Vx, दिस इज x, लेकिन इस बार क्या है, इधर भी तुम्हारे पास में Vx कितना है, इधर भी Vx तुम्हारे पास 0 है, इधर भी Vx बराबर 0 है, ठीक है। और बीच में मैंने एक दीवार लगा दी, ये दीवार लगा दी बीच में से, सिंपल है ना, इनफाइनाइट तक। तो पार्टिकल इधर है तो इधर ही रहेगा, इधर है तो इधर ही रहेगा, है ना। पार्टिकल आपस में जा नहीं सकते तुम्हारे पास में, क्योंकि दीवार लग रही है इनफाइनाइट तक, ओके। तो एट दैट पॉइंट तुम्हारे पास में ये पॉइंट कौन सा मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट मान लेता हूं x बराबर x0, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास में वेव फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। लिखो सो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी ऐसे पॉइंट के लिए, साई, इसको मैं साई फर्स्ट मान लूं, इसको मैं साई सेकंड मान लूं, तो लिखो साई फर्स्ट x बराबर x नॉट पे, साई सेकंड x बराबर x नॉट। सेकंड बाउंड्री कंडीशन साई फर्स्ट डैश उस पॉइंट के ऊपर x बराबर x नॉट पे नॉट इक्वल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, साफ साफ बोल रहा है, साई सेकंड x बराबर x नॉट पे। दीज थ्री बाउंड्री कंडीशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये जो बाउंड्री कंडीशन है तुम्हारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो, इनको हमेशा याद रखना है। याद क्या करना है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएबल दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। अगर किसी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट पोटेंशियल आ रहा है, उस पॉइंट पे वेव फंक्शन क्या होगा, वैनिश होगा। अगर किसी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है तो फंक्शन तो क्या होगा तुम्हारे पास में, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसका जो डिफरेंशिएबल है वो तुम्हारे पास में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। नोट करो इसको, अपन पोटेंशियल में काम मिलेंगे, पोटेंशियल प्रोग्राम में।
ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिराक डेल्टा। पढ़ेंगे अभी पर ना, टेंशन मत लो। डिराक डेल्टा का जो पोटेंशियल है वो अलग से पढ़ेंगे। ओके, नोट करो इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट वेव फंक्शन। ये नोट हो गया ना? बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट वेव फंक्शन। बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट वेव फंक्शन ध्यान से समझना है। ओके, तो पहले एक बार ग्राफ बना लो इसके लिए। ठीक है, दिस इज O ओरिजिन, दिस इज X, ये आपके पास में क्या है X, एंड दिस इज Vx, ये आपके पास में है Vx। ओके, ये ग्राफ बना लो मैं जो बना रहा हूं। ये बना लो भाई। ठीक है, ये ग्राफ बनाओ, इसमें मैं पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास में मैं पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं। ओके, इसमें पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास में है, ये तुम्हारे पास में है वी मिनिमम। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है तुम्हारे पास मिनिमम, इसको अपन बोलेंगे वी मिनिमम। वी मिनिमम अच्छा, मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे है ना। इसके बाद में तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो रहा है भैया ना, कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे वी मैक्सिमम। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे वी मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझ लेना एक बार है ना, नोट करने से पहले इसको समझ लेना। ठीक है, ये ओरिजिन हो ही गया तुम्हारे पास। अब मैं 4 एनर्जी की लाइन खींच रहा हूं यहाँ पे है ना, कितनी 4, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। फर्स्ट लाइन ये है, दिस इज E1, क्या है तुम्हारे पास में, ये E1 है। सेकंड तुम्हारे पास ये है, दिस इज E2। समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना ना। अभी एक बार नोट मत करना, पहले एक बार लेक्चर को देखना फिर बाद में नोट करना। ये E2 है, दिस इज E3, ये E3 है तुम्हारे पास में। ठीक है, और एक और मैं ले रहा हूं यहाँ पे E4, जो ले रहा हूं इस पोटेंशियल से ज्यादा ले रहा हूं, ये तुम्हारे पास में E4 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो है ना, तो कहने का मतलब जो मैंने ब्लैक वाली से नोटेशन दिया है वो क्या है तुम्हारे पास में, एनर्जी को रोटेट करता है। रेड वाला क्या है तुम्हारे पास में, पोटेंशियल को डिनोट करेगा। ओके, अब देखो जहां पे कट कर रहा है, जैसे यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए कट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं x2। ठीक है, ये x की कौन सी वैल्यू को कट कर रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं x1। ओके, और जहां पे पोटेंशियल मिनिमम है
इसको मैं नाम दे देता हूं x0। ओके, नोट करो, एक ग्राफ बनाओ, फिर अपन इस पे आगे बात करेंगे। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम को, तो यहां पे साइड में लिख लेना एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, v टेंड्स टू v मैक्सिमम, मैक्सिमम पे जाएगा। ठीक है, x देखो एट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट इधर है तुम्हारे पास में, x टेंड्स टू द माइनस इनफाइनाइट होगा, उस केस में लिख लो v इज इक्वल टू इसको कोई भी नाम दे दो, माइनस वी या v, माइनस वी। ठीक है, माइनस वी की तरफ जा रहा है तुम्हारे पास में, ऐसे नाम दे दो। देखो एट x टेंड्स टू x नॉट, v बराबर क्या हो जाएगा, v मिनिमम। देखो x टेंड्स टू x नॉट पे v मिनिमम है। ठीक है, ये कोई काम नहीं आएगा, इसको ध्यान से समझो। क्या किया मैंने, एक कर्व ड्रॉ किया पोटेंशियल का, ये एनर्जी ले ली, बस ये किया है अभी। अब इसमें लिखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मैं ले लेता हूं E1 का, E1 एनर्जी E1, इसको अपन बोल दिया केस फर्स्ट, E2 वाले को सेकंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ बोलेंगे। ठीक है, E1 के लिए देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एनर्जी ये 0 है, ये ओरिजिन है तुम्हारे पास में, एनर्जी जो है इससे कम है तुम्हारे पास में, लेस देन है, पोटेंशियल जो इससे ज्यादा है, तो E1 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, देखो E1 के लिए E लेस देन V है क्या, ये एनर्जी जो है पोटेंशियल से कम है तुम्हारे पास में, नीचे है, लिखो जब देखो E लेस देन V होता है तो क्या रीजन होता है तुम्हारे पास में, E लेस देन V, सो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। पढ़ा है अपन ने, जब E लेस देन V होता है तो क्लासिकली क्या होता है तुम्हारे पास में, फॉरबिडन रीजन होता है। ठीक है, जब क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है तो लिखो, सो hence psi x is, लिखो hence फंक्शन psi x is क्या होगा भाई, फॉरबिडन रीजन के लिए नॉन ऑसिलेटरी, फॉरबिडन रीजन के लिए क्या होगा तुम्हारे पास में, नॉन ऑसिलेटरी होगा। ठीक है ना, लिख लो इसको, देखो फॉर एनर्जी E1, देखो फॉर एनर्जी E1 नो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, नो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट E लेस देन V, एट एवरी पॉइंट E लेस देन V, है ना, प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा तुम्हारे पास में, एनर्जी हमेशा क्या है तुम्हारे पास में, पोटेंशियल से कम है, या फिर अपन क्या बोले, T लेस देन 0। ओके, लिख लो इसको, देखो यहां पे तो अपने पास वेव फंक्शन क्या तो ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, वेव फंक्शन क्या तो तुम्हारे पास में ऐसे बनेगा। ठीक है, और कैसे बनेगा, या तुम्हारे पास ऐसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, क्या तो e टू द पावर प्लस के एक्स का बनेगा, या फिर e टू द पावर माइनस के एक्स का। क्यों, क्योंकि नन ऑसिलेटरी है भाई, है ना, नन ऑसिलेटरी है, नन ऑसिलेटरी में आयोटा नहीं आता, ये बनेगा। सो लिखो एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, साई टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब डाइवर्ज। लिखो एट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, साई डाइवर्ज हो रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है, और ये भी तुम्हारे पास में x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे साई देखो डाइवर्ज हो रहा है, और यहां पे भी साई डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, सो नो एनी सॉल्यूशन,
यहाँ पे कोई तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एक्सेप्टेबल क्या बोलता है? x की किसी भी वैल्यू के लिए साई फाइनाइट होना चाहिए। बताया था मैंने। क्या यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे साई फाइनाइट आ रहा है? क्या यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, नोट कर लो, ये फर्स्ट केस है। हो गया, चले आगे। चलो अब सेकंड केस लेते हैं ना। सेकंड केस, समझना भैया ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो लेक्चर को दोबारा देखना एक बार, ठीक है ना? आ जाएगा समझ में। मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं। देखो केस सेकंड, किसके लिए लूं मैं एनर्जी? E2 के लिए। एनर्जी E2 के लिए, ठीक है। एनर्जी E2 देखो तुम्हारे पास ये, ओके। एनर्जी E2 के लिए तुम्हारे पास दो रीजन बनेंगे। फर्स्ट रीजन में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ए रीजन क्या लिख रहा हूं मैं? x1 से x2, ठीक है। ओनली ये वाला रीजन, ये वाला रीजन x1 से x2, ठीक है। क्या है? x की वैल्यू जब x1 से x2 के बीच में हो, उस केस में देखो ध्यान से क्या होने वाला है। x1 से x2 एनर्जी देखो ये तुम्हारे पास में एनर्जी की लाइन है, और पोटेंशियल का रेड वाला ये देखो हमेशा इससे नीचे आ रहा है। क्या इसका मतलब? x1 से x2 बात करेंगे तो हमेशा तुम्हारे पास में एनर्जी जो है ज्यादा रहेगी पोटेंशियल से, है ना? एनर्जी क्या रहेगी? पोटेंशियल से ज्यादा। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या लिख लो? सो क्लासिकली अलाउड रीजन एंड फंक्शन इज, कैसा होगा भाई इस रीजन में? ऑसिलेटरी एट दिस रीजन, ठीक है ना? इस रीजन में तुम्हारे पास में फंक्शन क्या होगा? ऑसिलेटरी। सेकंड केस देखो भाई, सेकंड केस क्या लेता हूं मैं ना। सेकंड केस, अभी तो यही तो रीजन है, ये तो एनर्जी बच रही है, तो क्या लूं मैं? माइनस इनफाइनाइट से x1 और x2 से प्लस इनफाइनाइट। ये तो आ गया, अभी तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट से x1, माइनस इनफाइनाइट से x1, और दूसरा रीजन क्या है? ध्यान से देखो इधर, ये तो हो गया x2 से इनफाइनाइट एंड x2 से इनफाइनाइट, ठीक है। कैसा रीजन है? ध्यान से देख के बताओ अपने आप से, है ना? देखो ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, इसमें पोटेंशियल की एनर्जी की लाइन ये रही, और पोटेंशियल की लाइन देखो ये रही, रेड वाली पोटेंशियल की लाइन है, ठीक है। पोटेंशियल हमेशा एनर्जी से ज्यादा आ रहा है। क्या पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा आ रहा है? और यहां पे देखो एनर्जी की लाइन ये रही, पोटेंशियल की लाइन ये रही, पोटेंशियल यहां पे भी एनर्जी से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस E लेस देन V। सो काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0, प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था मैंने, ठीक है। सो क्लासिकली फोरबिडन रीजन, क्लासिकली फोरबिडन रीजन, ये क्लासिकली फोरबिडन रीजन कैसे आया ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें बता दिया, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉन ऑसिलेटरी, फंक्शन इज नॉन ऑसिलेटरी, ओके, नोट करो ये। लेकिन ये भी फिक्स है, ध्यान रखना, है ना? ये भी फिक्स है, ये नॉन ऑसिलेटरी होगा ना। ये तुम्हारे पास में क्या बोल रहा है? नॉन ऑसिलेटरी। किस रीजन के अंदर? इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये फिक्स है, ध्यान रखना। देखो इधर, देखो ध्यान से, नॉन ऑसिलेटरी है, ऑसिलेट नहीं करेगा, मतलब ऐसे 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 नहीं चलेगा वो। क्या तो ऐसे आएगा, क्या ऐसे आएगा, नॉन ऑसिलेटरी होगा। लेकिन ध्यान दो इधर, इधर तुम्हारे पास में अपने को वेव फंक्शन को अलाउड करना है, वेव फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए,
तो अपन क्या करेंगे, वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल क्या होगा, जब वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट पे क्या हो, जीरो या फाइनाइट वैल्यू आ रही हो तुम्हारे पास में, देखो माइनस इनफाइनाइट पे जीरो आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको ऐसे बना दूं क्या, ठीक है। ये किस रीजन के लिए है, ये तुम्हारे पास में किस रीजन के लिए है भाई, ये तुम्हारे पास में किस रीजन के लिए है, माइनस इनफाइनाइट से x1, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस इनफाइनाइट यहां पे तुम्हारे पास में वैनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा तुम्हारे पास में, फिर x1 से x2 तो तुम्हारे पास ऑसिलेट करेगा ही, और यहां पे भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए, ठीक है। x साई x, तो यहां पे किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, क्यों, प्लस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट पे देखो यहां पे तुम्हारे पास वैनिश हो रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, वैनिश हो रहा है तुम्हारे पास, अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे पास किस रीजन के अंदर हो गया, x2 से प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट से x1, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर अपन इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, देखो हो गया, देखो ध्यान से, देखो ये ध्यान से देखो, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछिए मैं एग्जाम के अंदर, लिखो इसके अंदर, देखना ध्यान से, इधर ध्यान से बोल रहा हूं तो ध्यान से देखना है, लिखो, सो टोटल वेव फंक्शन फॉर E2 इज, ठीक है ना, ऑप्शन ए, चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं ना, टोटल वेव फंक्शन के लिए चार ऑप्शन दे रहा हूं, देखो ध्यान से, दिस इज x1, दिस इज x2, x और साई के बीच में कर्व है, ओके। पहला ऑप्शन में दे रहा हूं, देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन ये है, ओके। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखो, दिस इज x, दिस इज साई, x2 x1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो ध्यान से, दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं, ये सेकंड ऑप्शन ये है, समझना ना, अभी कंफ्यूज, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना वो समझना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में बना रहा हूं यहां पे, दिस इज x1, दिस इज x2 o, x साई, ओके। तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पे आपको, ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसको एक काम करो ऐसे कर लो, ठीक है। सी डी ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझना ओनली, ठीक है। दिस इज x1, दिस इज x2, मान लो चौथा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, ये चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये बोल रहा है E2 के लिए सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखो इसके अंदर, देखो सारे ऑप्शन तुम्हारे पास में सही हैं, चार ऑप्शन सही है, लिख लो इसके अंदर, इसके अंदर इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, लिखो इन ऑल फोर ऑप्शन,
इन चारों ऑप्शन के अंदर लिखो, इन ऑल फोर ऑप्शन x1 से x2, है ना, x1 से x2, x1 से x2, ठीक है, फंक्शन इज ऑसिलेटरी है क्या, एंड माइनस इनफाइनाइट से x1 और x2 से इनफाइनाइट, देखो फंक्शन इज नॉन ऑसिलेटरी है क्या, फंक्शन इज नॉन ऑसिलेटरी है क्या तुम्हारे पास में, नॉन ऑसिलेटरी है तुम्हारे पास में, और x1 से x2 ऑसिलेटरी है, सब में ऐसा देखो, यहां पे देखो ऑसिलेटरी का मतलब ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इस रीजन में ऑसिलेट कर रहा है, x1 के इधर क्या ऑसिलेट दोबारा ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा, एक बार ही है तुम्हारे पास, x2 के इधर भी देखो तुम्हारे पास ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो चारों ऑप्शन सही है। डिफरेंस क्या है, नोड का, है ना, यहां पे नोड कितने हैं, नोड क्या होता है जहां पर फंक्शन जीरो बन जाता है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 3 नोड, यहां पे कितने नोड है, 3 नोड है, ठीक है, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे नोड कितने हैं, 5 नोड है, इन नोड का भी मतलब बताऊंगा क्या काम आते हैं, ठीक है, यहां पे 1 2 3 4, तो यहां पे नोड कितने हैं तुम्हारे पास में, 4 इस वाले में, ठीक है, यहां पे देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे नोड कितने हैं तुम्हारे पास में, 5 नोड है, ठीक है, ये तुम्हारे पास में डिफरेंस बस नोड का है, बाकी तुम्हारे पास में जो अपनी कंडीशन है x1 से x2 E2 के लिए, x1 से x2 ऑसिलेटरी होना चाहिए क्योंकि क्लासिकली अलाउड रीजन है, और बाकी रीजन के अंदर नॉन ऑसिलेटरी होना चाहिए, क्लासिकली फोरबिडन रीजन है, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया, चलो अब इसमें अपन कुछ चीजें नोट करके लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो लिखो, इसके अंदर नोट करके लिखो, लिखो इसके अंदर नोट करके, सबसे पहले तो नोड, नोड क्या होता है, नोड क्या होता है जहां वेव फंक्शन क्या हो जाता है तुम्हारे पास में, जीरो हो जाता है ना, वेव फंक्शन क्या हो जाए, जीरो, लिखो, लिखो द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ x at which function is vanishes, that means जीरो, जहां पे वेव फंक्शन क्या बन जाए, जीरो, ठीक है, लिखो इफ नो नोड, है ना, कोई नोड नहीं है, इफ नो नोड, कोई नोड नहीं है, उसको अपन बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, वन एनर्जी, वहां पे एक ही एनर्जी होगी तुम्हारे पास में, ठीक है ना, एक एनर्जी स्टेट, वन एनर्जी स्टेट, ठीक है ना, या फर्स्ट एनर्जी स्टेट, ऐसे लिख लो, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, अगर वन नोड होगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि टू एनर्जी, टू एनर्जी या सेकेंड एनर्जी बोल दो, है ना, सेकेंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोल दो, इसको बोल दो सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है, इफ टू स्टेट, सॉरी टू नोड, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल, if n node, that means nth excited state, that means n plus 1 energy level, n plus 1 energy level, ओके, नोट कर लो इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसका तुम्हें ये याद है तो तुम आराम से सारे याद कर सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, TAFR से यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी अपन करेंगे इसको, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया, चलो। अच्छा एक चीज और नोट कर, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नोट लिखो, दिस इज नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, नोट सेकंड लिखो इसके अंदर। इंपोर्टेंट जो भी नोट करवा के लिखाता हूं वो इंपोर्टेंट चीज होती है, लिखो बाउंडेड रीजन, लिखो बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन मतलब कहां, जहां नोड मिलेंगे, ठीक है ना। रीजन वेयर वी गेट नोड, जहां आपको नोट मिलेंगे वहां पे वो क्या रीजन होगा, बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। लिखो क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा होगा, जो क्लासिकली अलाउड रीजन होगा वही बाउंडेड होगा। और यहां पे जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी ना, क्वांटाइजेशन एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सेकंड नोट लिख लो, पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर कई बार, ठीक है ना। थर्ड लिखो इसके अंदर नोट, लिखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑलवेज वैलिड। अच्छा ये तो तुम्हें पता है, कंडीशन फॉर बाउंड स्टेट, लिखो ये तो मैंने अलग से लेक्चर में आपको बता चुका पहले, ठीक है ना। इसका तो अलग से लेक्चर पढ़े थे, बाउंड स्टेट और स्कैटरिंग स्टेट की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। क्या होती है भाई बताओ, साई एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। बोल तो नहीं गए, नोट कर लो इसको। हो गया, चलो और एक नोट करके और लिख लो ना, ज्यादा ही नोट हो गए क्या, चौथा नोट करके और लिख लो बस। इनको पढ़ोगे ना, इन चीजों को जब तुम, इन चीजों को जब तुम पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप से तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अपन चल रहे हैं क्वांटम में, अपने को पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है। पूरे मतलब अगर 35 नंबर की क्वांटम है तो अपने को 30 प्लस नंबर तक लाने हैं, 25 प्लस नंबर तक लाने हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। उस हिसाब से अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और सारा बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नोट 4, नोट 4 लिखो इसके अंदर, लिखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑलवेज वैलिड, लिखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑलवेज वैलिड, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑलवेज वैलिड फॉर बाउंडेड रीजन, फॉर बाउंडेड रीजन, फॉर बाउंडेड रीजन, ठीक है ना। बाउंडेड रीजन के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑलवेज वैलिड, लिखो फॉर अनबाउंडेड रीजन, लिखो फॉर अनबाउंडेड रीजन
नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, ठीक है, इज नॉट वैलिड, ठीक है। एग्जांपल लिख लो कोई, देखो एग्जांपल ये है तुम्हारे पास, ठीक है, ये है तुम्हारे पास, यहां में एक है, ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ठीक है ना, दिस इज एक्स, दिस इज वी एक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा है भाई? ये तुम्हारे पास में क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट, दीज आर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? टर्निंग पॉइंट। ये आपके पास में क्या है? टर्निंग पॉइंट, ओके, टर्निंग पॉइंट है। मान लो ये तुम्हारे पास में एनर्जी है, ये एनर्जी है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास में क्या है? एनर्जी वाली लाइन है, एनर्जी जीरो पे ही है तुम्हारे पास में, है ना, और ये तुम्हारे पास में क्या है? पोटेंशियल का कर्व है। देखो ध्यान से, ये जो रीजन होगा, ये रीजन, ये रीजन, इसको अपन बोलेंगे बाउंडेड रीजन। क्या रीजन होगा ये? बाउंडेड रीजन। क्यों? बिकॉज क्लासिकली अलाउड रीजन, ये क्लासिकली अलाउड रीजन है, साथ में तुम्हारे पास में यहां पे नोड भी मिल रहे हैं, नोड मिल रहे हैं क्या? दैट मींस दिस इज बाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड रीजन होगा, क्योंकि एनर्जी की लाइन मैंने ये ली है, देखो ना, एनर्जी की लाइन ये ली है, यहां पे तो क्या है? पोटेंशियल ज्यादा जा रहा है इससे ऊपर, तो वो क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन हो जाएगा। बाउंडेड रीजन क्या बताया था मैंने? नोट फर्स्ट के अंदर देखो, नोट सेकंड के अंदर देखो, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, नोट सेकंड के अंदर देखो, बाउंडेड रीजन ऐसा रीजन होगा जहां क्लासिकली अलाउड रीजन होगा और जो नोड मिलेंगे वहां पे, है ना, यहाँ पे देखो नोड भी मिल रहे हैं और क्लासिकली अलाउड रीजन है बाउंडेड रीजन, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसका जब वेव फंक्शन का कर्व ड्रॉ करोगे ना, वेव फंक्शन का कर्व, तो तुम्हारे पास में यहीं पे कर रहा हूं लगभग, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वांटाइज्ड होती है ना, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्योंकि अपन ने बोला था बाउंडेड रीजन में जो एनर्जी होगी हमेशा क्या रहेगी? वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं केस थर्ड। हो गया, चले आगे। देखो केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है, दैट मींस E3 के लिए, E3 के लिए, ठीक है। E3 कहां पे है? ये देखो E3, ये E3 है, ठीक है। तो यहां पे दो रीजन बनेंगे, यहां पे भी तुम्हारे पास में क्या होंगे? दो रीजन बनेंगे। कौन कौन से रीजन बनेंगे? देखो, इसको एक काम करना भाई, है ना, इसको तुम्हें x3 नाम देना है, x3, ठीक है। तो दो रीजन बनेंगे, पहला रीजन तो माइनस इनफाइनाइट से x3 वाला, माइनस इनफाइनाइट से x3, और दूसरा x3 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला रीजन तो क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से x3, ठीक है। देख के बताओ, माइनस इनफाइनाइट से x3 वाला एनर्जी पोटेंशियल एरिया, रेड वाला एनर्जी वाली लाइन एरिया, एनर्जी हमेशा पोटेंशियल से ज्यादा आ रहा है क्या? दैट मींस E ग्रेटर देन V, दैट मींस T ग्रेटर देन 0, सो क्लासिकली अलाउड रीजन, classically allowed region and function is
एंड फंक्शन इज, क्या होता है अलाउड रीजन में, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ठीक है। दूसरा रीजन x3 से प्लस इनफाइनाइट, x3 से प्लस इनफाइनाइट, देखो E लेस देन V, देखो प्लस x3 से प्लस इनफाइनाइट पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है, एनर्जी कम है, ठीक है ना। सो T लेस देन 0, दैट मींस सो classically forbidden region, hence function psi x is non-oscillatory, non-oscillatory, function psi x is non-oscillatory, ठीक है। तो अपन इसको अपन ग्राफ बनाएंगे, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस इज x, दिस इज psi x, यहां पे मैं क्या मान लूं भाई, यहां पे मैं मान लेता हूं x3, क्या मान लिया मैंने यहां पे x3 मान लिया, ठीक है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखो ध्यान से, तो माइनस इनफाइनाइट से x3 क्या आएगा तुम्हारे पास में, ऑसिलेटरी, उसके बाद में x3 से x3 से x क्या आएगा तुम्हारे पास में, x3 से इनफाइनाइट, सॉरी इधर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, x3 से इनफाइनाइट कैसा आएगा, नॉन ऑसिलेटरी, तो इधर इनफाइनाइट पे वैनिश होना चाहिए, तुम्हारे पास में क्या जाएगा, तुम्हारे पास 0, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा करवा जाएगा। नोट करो इसको, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, यहां के बाद में तुम्हारे पास में क्या होने लग जाएगा, वो डीके होने लग जाएगा, ऑसिलेटरी होने, नॉन ऑसिलेटरी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉन ऑसिलेटरी, एंड दिस इज ऑसिलेटरी, ये तो लिखा है माइनस इनफाइनाइट से x3 के बीच में ऑसिलेट करेगा, उसके बाद में नॉन ऑसिलेटरी बन जाएगा। क्या यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्लासिकली फोरबिडन रीजन है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन ऑसिलेटरी, ओके। अच्छा एक चीज ध्यान देना इसके अंदर, क्या अपन इस फंक्शन में नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट आई नहीं रही तुम्हारे पास में, है ना। x बराबर जब माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम क्या करता रहेगा तुम्हारे पास, ऑसिलेट करता रहेगा ये, है ना, ये आगे भी तुम्हारे पास में ऐसे ऑसिलेट तुम्हारे पास में करता रहेगा, ओके। यहाँ पे तो चलो ठीक है, x बराबर प्लस इनफाइनाइट पे तो तुम्हारे पास में वैनिश हो गया, तो यहाँ पे भी तो वैनिश होना चाहिए, तो लिख लो इसके अंदर, लिखो नोट करके लिखो, फॉर E3 एनर्जी सिस्टम, देखो फॉर E3 एनर्जी सिस्टम इज अनबाउंड, देखो फॉर E3 एनर्जी सिस्टम इज अनबाउंड, बाउंड नहीं आ रहा तुम्हारे पास में, यहां पे बाउंडेड नहीं हो रहा, अनबाउंड, बिकॉज इट इज नॉट वेनिशेस, बिकॉज इट इज नॉट वेनिशेस at x tends to minus infinite, है ना, at x tends to minus infinite, so wave function cannot be normalized, so wave function cannot be normalized, नॉर्मलाइज अपन उसको ही तो करेंगे जहां पर अपने पास एक पर्टिकुलर रीजन होगा, वहीं तो अपन पार्टिकल को डिसाइड करेंगे अपन, ठीक है ना। नोट करो इसको, फिर केस 4 और देखते हैं। हो गया नोट। अब केस 4 देखते हैं।
सॉरी सॉरी, है ना, इस कर्व को मैंने मिटा दिया। तुम्हारे पास कर्व ड्रॉ है ना, ठीक है। देखो केस 4, केस 4 है ना, तुम्हारे पास कर्व बना हुआ होगा, ठीक है। केस 4 क्या है, E4 के लिए, एनर्जी E4 के लिए। तो लिख लो इसके अंदर, देखो ध्यान से लिखो, इन दिस रीजन, लिखो इन रीजन, ऐसे लिख लो। केस 4 के लिए तुम्हारे पास में क्या है, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ध्यान से देखोगे एनर्जी जो है हमेशा पोटेंशियल से ज्यादा आ रही है। पोटेंशियल जो रेड वाला था वो हमेशा एनर्जी E4 से कम आ रहा है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो लिख लो इन दैट रीजन, लिखो दैट रीजन इज क्लासिकली अलाउड रीजन। क्लासिकली अलाउड रीजन। So function is oscillatory always। हाँ, फंक्शन ऑसिलेटरी तो होगा, क्या वो बाउंडेड रीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीमा जो पॉइंट है इनफाइनाइट पे, क्या वो वेनिश हो रहा है? नहीं हो रहा ना, इसका मतलब बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है ना। ऑसिलेटरी ऑलवेज, देखो इसमें आगे, बट वेव फंक्शन इज नॉट वेनिशेस, बट wave function is not vanishes at extreme, at extrema मतलब प्लस माइनस इनफाइनाइट पे। क्यों? क्योंकि ऑसिलेट करेगा ऑल टाइम, ऑसिलेट ऑल टाइम, ठीक है ना। सो देखो, सो फॉर एनर्जी फॉर, सो for energy E4 system is unbound, system is unbound। सिस्टम क्या होगा आपके पास में? अनबाउंड सिस्टम होगा। ओके, नोट कर लो। ये अपने पास में 4 केसेस थे, ठीक है, इनको नोट करो, इनको तुम्हें समझना है। कुछ नहीं किया मैंने ओनली इतना बताया है कि E जहां पे ग्रेटर देन V होगा वहां पे ऑसिलेट करेगा, क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। अगर नोड भी आ रहे हैं वहां पे, एक्सट्रीमा पे वेनिश हो रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो उस फंक्शन को वहां पे नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, वो बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में E लेस देन V होता है तो वहां पे वो क्या होगा? नॉन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। नॉन ऑसिलेटरी की पावर प्लस के एक्स पी माइनस के एक्स पी। लेकिन ग्राफ ऐसे बनाना है कि वो फंक्शन जो है इनफाइनाइट पे वेनिश हो जाए, ठीक है ना, नॉन ऑसिलेटरी के लिए। नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, टीआईएफ में पूछा हुआ। नोट कीजिए पहले इसको। हो गया अभी, चले आगे।
चलो लिखो इसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है, FR 2016, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, टू हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी आर इन एक्साइटेड आइगन स्टेट। लिखो टू हार्मोनिक ऑसिलेटर HO, ठीक है ना, ए एंड बी आर इन एक्साइटेड आइगन स्टेट with the same excitation energy E, with the same excitation energy E, same excitation energy E, as measured from their respective ground state energy, as measured from their respective ground state energy. Okay, the natural frequency of A is twice of that B. The natural frequency of A is twice of that B, is twice of that B. B से क्या है तुम्हारे पास में, 2 गुना है, ठीक है ना, that B, ठीक है। अब पहले एक बार तुम ये वेव फंक्शन ड्रॉ कर लो, फिर आगे लिखवाता हूं मैं, ठीक है। ये वेव फंक्शन ड्रॉ करो पहले, हमें ये वेव फंक्शन ड्रॉ करना, ठीक है। ये तुम्हें गिवन है, ठीक है, ये वेव फंक्शन गिवन है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा इसका दिस इज -5, दिस इज +5, ठीक है, दिस इज -10, दिस इज +10, ये बना लो। ओके, आगे लिखो, इफ द वेव फंक्शन ऑफ बी, इफ द वेव फंक्शन of B is as sketched in the above picture which of the following represent the wave function of A, which of the following represent the wave function of A, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वेव फंक्शन A के रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्केच कर लो ये भी। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास, ठीक है। दिस इज -5, दिस इज +5, दिस इज 10, दिस इज -10। ऑप्शन बी है, एक काम करो, ऑप्शन बी यहां पे बना लो,
थोड़ा और छोटा बना लेते हैं अपन इसको, है ना। ऑप्शन बी बनाओ भाई। ठीक है, दिस इज -5, दिस इज +5 +10, दिस इज -10। ऑप्शन सी है आपके पास में, ये ऑप्शन सी भी यहीं पे बना लेते हैं। ऑप्शन सी है ठीक है, दिस इज -5 +5 -10 +10 एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी ड्रॉ कर लो। ऑप्शन डी आपके पास में है ठीक है, ये है तुम्हारे पास में, दिस इज ऑप्शन बी। ओके, सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। हाँ बिल्कुल इतना से सॉल्यूशन, इतना भी नहीं है इसका सॉल्यूशन, है ना। देखने पे लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन इसको ध्यान से देखो भाई, है ना। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो समझ जाओगे। मैं बोल रहा हूं ना, एक बार क्वेश्चन को देखते हो, अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले जो तुम्हें गिवन है वो लिखो, ठीक है ना। तुम्हें गिवन क्या क्या है वो लिखिए, बस हो जाएगा अपने आप से। देखो सॉल्यूशन, टू हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी आर इन एक्साइटेड स्टेट विद द सेम एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। दो हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखे हैं ए एंड बी, और क्या बोल रहा है, ई ए इज इक्वल टू ई बी। गिवन गिवन है तुम्हारे पास में, सेम एनर्जी है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि जो ओमेगा ए जो है, ओमेगा ए जो है वो तुम्हारे पास में क्या दे रखी है, ये तुम्हें दे रखी है। कोई दिक्कत यहां तक, ओमेगा ए इज इक्वल टू 2 ओमेगा बी, ये तो गिवन है तुम्हें, ठीक है। कहने का मतलब ये है तुम्हारे पास में जो एनर्जी ई ए है, ई की एनर्जी ए की, यानी कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी, और जो बी की फ्रीक्वेंसी है, अगर ये ओमेगा है तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 ओमेगा होगी। समझ में आ रहा है। बी वाले की मैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा मान लिया, तो ए की क्या है, इससे डबल है, तो 2 ओमेगा होगी तुम्हारे पास में। ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें क्या है, गिवन है भाई। फ्रीक्वेंसी तो ये होगी, लेकिन एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है। तुम्हें बोल रहा है वेव फंक्शन ऑफ बी, ये बी का वेव फंक्शन है, ठीक है ना, स्केच्ड इन द अबव पिक्चर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ ए। अगर बी का वेव फंक्शन ये है तो ए का वेव फंक्शन कौन सा होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करें इसको, लिखो इसके अंदर, देखो लिखो फ्रॉम फिगर बी, फ्रॉम फिगर ऑफ बी, है ना, फ्रॉम फिगर ऑफ बी, ठीक है। इस वाले फिगर की बात करें, इस वाले, है ना, ऐसे लिख लो, फ्रॉम फिगर ऑफ वेव फंक्शन बी, है ना। इससे मत समझ लेना ये वाला बी, ठीक है ना। इनकी जो बी का जो बी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो वेव फंक्शन है उसके फिगर की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो नोड इज इक्वल टू, देखो नोड इज इक्वल टू 10 नोड है, हाँ 10 नोड है। सो 10th एक्साइटेड स्टेट होगी, लिखवाया था मैंने नोट करके। 0 नोड है ग्राउंड स्टेट, 1 नोड है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो EB कितनी हो जाएगी, NH क्रॉस ओमेगा, दैट मीन 10H क्रॉस ओमेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये तो होती है, पढ़ेंगे अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन इतना तो तुम्हें पता होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी एनर्जी तुम लेते हो N + ½ H क्रॉस ओमेगा, वो भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा सॉल्यूशन है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो मैंने सिंपली क्या ले लिया, NH क्रॉस ओमेगा, तो 10H क्रॉस ओमेगा। ओके, अब देखो अपने क्या है, नाउ फॉर ए की बात करते हैं ना। ए के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा। तो NH क्रॉस ओमेगा, NH क्रॉस 2 ओमेगा कर दूं, यहां पे फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है ना इसकी, तो 2 ओमेगा कर दूं। तो n की वैल्यू कितनी रखूं यहां पे, जो 10H क्रॉस ओमेगा आ जाए, हाँ इसको मैं कर दूं EB। सो n बराबर 10,
देन ई ए कितना हो जाएगा 10h क्रॉस ओमेगा। भाई अपने को इसके बराबर लाना है ना, देखो बराबर दे रखा है, n बराबर कितना रख दूं 5 रख दूं, 5 इंटू 2 10, 10h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सो नोड सॉरी यहां पे n बराबर कितना रखूंगा 5 रखूंगा ना 5, सो नोड शुड बी 5 नोड होने चाहिए। चलो काउंट करते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल, गलत ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए पे आओ। 1 2 3 4 5 में भी करेक्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे कर दूं, तो लिख लो सो ऑप्शन में बी ए और बी, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन में बी ए और बी, ठीक है। लेकिन ए के अंदर देखो क्या है, ए के अंदर +-5 पे तुम्हारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, यानी कि वेव फंक्शन क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है। क्या यहां पे +-5 पे वेनिश था? नहीं था। 10 पे तुम्हारे पास वेनिश हो रहा है ना, 10 के आसपास पे। और बी के अंदर तुम्हारे पास में देखो क्या +-5 पे वेनिश हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ऑप्शन निकालेंगे इसके अंदर, तो लिख लो इसके अंदर लिखो इसके अंदर इन ऑप्शन बी द फंक्शन द हार्मोनिक ऑसिलेटर ए हैव same probability at x is equal to +-5 as of b, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी +-5 के ऊपर सेम है तुम्हारे पास में, है ना। विच इज नॉट मैच विद ऑप्शन ए, सो करेक्ट ऑप्शन बी। समझो दोबारा, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। क्या गिवन है, एनर्जी दोनों की बराबर है, एक ही फ्रीक्वेंसी 2b से 2 गुना ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है तुम्हारे पास। तो NH क्रॉस ओमेगा फॉर्मूला n+12 H क्रॉस ओमेगा भी ले सकते हो, उससे भी सोल्व कर लेना, सेम आंसर आएगा। तो मैंने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या किया, NH क्रॉस ओमेगा ले लिया। तो 10 नोड है बी वाले में, तो ईबी क्या एनर्जी 10H क्रॉस ओमेगा आ जाएगी। ए की भी सेम बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, दोनों की सेम होनी चाहिए तुम्हारे पास में, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो NH क्रॉस 2 ओमेगा रख दूं, n बराबर कितना रखूं 5। इसका मतलब नोड कितने होने चाहिए 5 नोड ए और बी ऑप्शन के अंदर ही है, तो दोनों ऑप्शन ये गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए ना तुम्हारे पास में। इसका मतलब क्या होगा, अब इन दोनों में चेक करेंगे, लेकिन अपने को पता है +-5 पे जो बी हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास में ओनली बी ऑप्शन से मैच कर रही है, +-5। यहाँ पे तो क्या हो रही है, +-5 पे 0 हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए तुम्हारे पास में क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम के अंदर, सिंपल नोट से क्वेश्चन पूछा होगा, है ना, सोच भी नहीं सकते कोई, ठीक है। सिंपल नोट कैलकुलेट करो, एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, एनर्जी लिखो, और उसके बाद में भी देखो तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 घुमाने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो उसको। हो गया, चलो आगे चलते हैं ना।
अब भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआईएफआर के अंदर पूछा है। क्वेश्चन क्या है, और ये तुम्हारे पास क्वेश्चन 1 होमवर्क है ना। क्वेश्चन देखते ही तुम्हें आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E मूव्स इन, ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E moves in one dimensional under the influence, one dimensional under the influence, under the influence of a potential Vx, of a potential Vx, okay. If E greater than V, देखो if E greater than V, okay, E greater than V, for some range of x, for some range of x, some range of x, which of the following graph can represent, which of the following graph represent a bound state wave function, a bound state wave function, a bound state wave function of the particle, of the particle, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास में दिस x psi x, ठीक है, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है आपके पास में दिस, ठीक है। ऑप्शन सी है आपके पास दिस, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है आपके पास दिस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क टीफर में पूछा हुआ है, नोट करो इसको। चलो हो गया, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर। हो गया भाई, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन लिखो, राइट द बाउंड्री कंडीशन एंड स्केच द वेव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the boundary condition and sketch the wave function for ground state and fifth excited state, ठीक है ना। किसके लिए तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, ये तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है ना, ये तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पोटेंशियल 0 E ग्रेटर देन 0, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट, ठीक है। ये तुम्हारे पास दे रखा है तुम्हें ग्राउंड स्टेट में और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, और यहाँ पे जो दे रखा है a/4 से 3/4 इसकी रेंज दे रखी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, पहले बाउंड्री कंडीशन लिखनी है और उसके बाद में वेव फंक्शन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। देखो यहां पे बहुत आसान है, देखो भाई सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लिखें।
सेकंड बाउंड्री कंडीशन लग जाएगी क्या, जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट बन रहा है ना, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, क्या लिख सकता हूं, वेव फंक्शन साई एट एक्स बराबर a बाई 4 पे टेंस टू 0 एंड वेव फंक्शन साई 3/4 पे यहां पे भी वैनिश हो रहा है तुम्हारे पास में टेंस टू 0। अच्छा ये अपन किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा इनफाइनाइट स्क्वायर बैंड, ठीक है ना, वन डायमेंशनल पोटेंशियल, उसमें पढ़ेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो ग्राउंड स्टेट में नोड क्या आएगा तुम्हारे पास में, 0, कोई नोड नहीं होता। फिफ्थ में नोड कितना आएगा तुम्हारे पास में, 5 नोड आएंगे, बना लो, बहुत आसान है। a/4 3/4, ठीक है। देखो इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, पार्टिकल इधर नहीं जाएगा तुम्हारे पास में, पार्टिकल यहीं तक ही रहेगा। और जहां वेव फंक्शन वैनिश होने का मतलब क्या है, पार्टिकल वहां पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो a/4 3a/4 पे क्या है तुम्हारे पास में, 0 होना चाहिए वेव फंक्शन, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक एक भी नोड नहीं आएगा, इस टाइप पे बनेगा। चलो इसमें देखो, इसका देखो भाई, इसका बनाएंगे, इसके अपन दो तरह से बना सकते हैं, देखो दोनों सही रहेंगे, है ना, a/4 3a/4, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास में यहां पे बनाना है, ठीक है। तो कितने नोड होने चाहिए, 5 नोड होने चाहिए। देखो 1, ऐसे तो 5 नहीं आएंगे, है ना, 1 2 3 4 5 ये बन गया, है ना। इसको थोड़ा और सही बना लो, देखो 1 2 3 4 5 ये लो, a/4 और 3a/4 पे वैनिश होना चाहिए, वैनिश हो रहा है, ठीक है। और कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। हाँ अगर कोई ऐसे बनाता है, देखो इधर अगर कोई ऐसे बनाता है तो उसका भी सही है। कैसे, नीचे से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाता है तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज ऑल, दिस इज, ये भी तुम्हारे पास में क्या है, सही है, ठीक है। जो बाउंड्री पे है वो नोट काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नोट तो काउंट नहीं करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी वेनिश हो ही रहा है, इसके बीच वाला नोट काउंट करना है, ठीक है। तो ये करो, ड्रॉ हो गया, नोट करो इसको, फिर तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं। ये दोनों ही सही है भाई, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के अंदर नोट क्या है तुम्हारे पास में, 5 नोट है। होमवर्क क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेकंड होमवर्क लिखो, राइट द बाउंड्री कंडीशन एंड स्केच द वेव फंक्शन। लिखो राइट द बाउंड्री कंडीशन एंड स्केच द वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये लिख लो, दिस इज V नॉट, है ना, यहाँ पोटेंशियल V नॉट है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास में है a/4 3a/4, दिस इज a/4, दिस इज 3a/4, ओके, ये है तुम्हारे पास, ठीक है।
और ये एनर्जी की लाइन भी देनी पड़ेगी। ये तुम्हारे पास में क्या है, एनर्जी की लाइन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन लिखो और उसके बाद में क्या करो, फंक्शन ड्रॉ करो। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर नेक्स्ट ये बना लो, ओके। ये बना दो भाई, ठीक है। यहां पे दिस इज 0, दिस इज 3a, ठीक है। ये a, ये तुम्हारे पास में 2a है ना, 0a 2a 3a ऐसे है तुम्हारे पास, ठीक है। और जो एनर्जी की लाइन ये दिस इज -2v0, ओके, दिस इज -v0, दिस इज -v0/2, ओके। और ये जो एनर्जी की लाइन है दिस इज एनर्जी की लाइन, ये तुम्हारे पास एनर्जी की लाइन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास में एनर्जी की लाइन है। ये तुम्हारे पास में पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। क्या करना है तुम्हें, बाउंड्री कंडीशन लिखनी है, साथ में क्या करना है, ग्राउंड स्टेट और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन को ड्रॉ करना है, ओके। नोट करो इसको। इन जो क्वेश्चंस जो भी दिए मैंने होमवर्क, इनका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, ध्यान रखना यहां से अपने पोटेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए है ना। इनफाइनाइट स्क्वायर बेल वो पढ़ेंगे अपन। क्यों अपन उसको इनफाइनाइट स्क्वायर बेल कहते हैं, नाम अपन बोलते हैं कि ये वन डायमेंशन पोटेंशियल बेल होता है, और अपन क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पास में, इनफाइनाइट स्क्वायर बेल भी बोल रहे हैं। बेल तो 2 डायमेंशन आ गया, पूछते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर है ना, और आप बोल रहे हो 1 डायमेंशनल, कैसे है ना, इसका मतलब क्या हुआ। दूसरी चीज, एनर्जी जो होती है n² π² h² 2m² n बराबर 0 क्यों नहीं लेते, n बराबर 1 से ही स्टार्ट क्यों होता है, ये चीजें, ठीक है ना, पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। और बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे अपन यहाँ पे 1D बॉक्स में, कि तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो ट्रिक से, क्योंकि ग्राफ मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। अब उसके अंदर अपन वेव फंक्शन को जब ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी जो है सीधे ग्राफ से सोल्व करेंगे, कोई अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाओ आंसर निकालो, ठीक है। और भी अपन बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p, x² p² के डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे, है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है डेल्टा x डेल्टा px, उसके भी अपन डायरेक्ट चीजें देखेंगे, है ना। बहुत सारे अपन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, 1D बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है, या कॉल करना, जैसे कि मैंने बता रखा है जो भी तुम्हारा प्रोसेस है, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।